जय हिंद, जय भारत। तो आज हम आपको 5 सेंट्रल आइडिया देने वाले हैं। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अमांडा, द ट्रीज, द टाइगर एंड जो। इसमें आपको बता दें कि देखो ये जो 5 सेंट्रल आइडियाज है ना, इसकी पीडीएफ हमने बना रखी है, ये हम आपको डिलीवर कर देंगे टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप उस पर क्लिक करोगे, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, आप उस ऑप्शन पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। उस टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे आपको क्विज, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपकी नॉन सब्जेक्ट से भी रिलेटेड चीजें वहां पे मिलती रहती हैं। तो वहीं से आप इस पीडीएफ को ले लेना, हम वहां पे शेयर कर देंगे। और आप चाहो तो डायरेक्टली इन पीडीएफ को एग्जाम में पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इन 5 में से एक 100% पूछेगा आपसे। आप चाहो तो हूबहू लिख सकते हो, अगर आपके पास कैपेसिटी हो कि आप बना करके लिख सकते हो इस बेसिस पे, तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। तो जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। डायरेक्टली देखते हैं। 3, 2, 1। पहला सेंट्रल आइडिया है डस्ट ऑफ स्नो का। देखो इसमें क्या बताया गया है उसको हम डायरेक्टली देखते हैं। In this poem, Robert Frost has showed the real and authentic existence of a creature according to place in society. ये इतना बड़ा सेंटेंस बेशक है, आप इसको छोटा बना सकते हो चाहो तो। कह रहा है इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक्सपोज किया है, बताया है, दिखाया है रियल एंड ऑथेंटिक, एकदम एक्चुअल जो अस्तित्व है ना किसी भी प्राणी का, किसके अनुसार, जगह के अनुसार इस सोसाइटी में, यानी इस समाज में जगह के अनुसार हर एक प्राणी का एक रियल एंड ऑथेंटिक एग्जिस्टेंस जो होता है, क्या होता है, उसको एक्सपोज किया है इस पोएम में। किसने? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। कह रहा है दिस कंटेंट और पोएम, ये जो पोएम है ना, टेल्स अस दैट द वर्ड अनऑस्पिशियस कैन नॉट बी एग्जिस्टेड इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड। इन्होंने कहा है कि इस अपूर्ण दुनिया में, अपूर्ण दुनिया का मतलब क्या है? इनकम्प्लीट, मतलब जो दुनिया में सारी चीजें कंप्लीट नहीं है, ना तो हम कंप्लीट एजुकेशन ले पाते हैं, ना तो हम कभी कंप्लीट हो पाते हैं, हमेशा बढ़ते घटते रहते हैं, मर जाते हैं। क्या है कि इस अपूर्ण दुनिया में ना जो अनऑस्पिशियस वर्ड है, यानी अनऑस्पिशियस माने अशुभ, हमने आपको इसके पहले बताया था। जो इस दुनिया में अशुभ शब्द है ना, वो कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है इस अपूर्ण दुनिया में। क्यों नहीं कर सकता? देखो भगवान ने कोई चीज शुभ अशुभ करके नहीं बना रखा है। ये अशुभ शुभ, छोटा बड़ा, काला गोरा, ऊंच नीच, ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, सब हमने फैला रखे हैं। हमने अपने माइंड के बेसिस पे सब फैला रखा है। भगवान की क्रिएशन नहीं है। भगवान ने जो बनाया है वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, नहीं बनाया वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, अगर सही मायने में चेक किया जाए तो। आगे कह रहा है कि ईच एंड एवरीथिंग या फिर एवरीवन एवरीथिंग हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड एंड ही हैज अ सिंगल रूल फॉर हिज क्रिएशंस। कह रहा है भगवान ने हर चीजों को बनाया है, हर आदमी को बनाया है, और हर चीजों को बनाने के लिए उनका सिंगल रूल है अपने क्रिएशन के लिए, अपनी रचनाओं को बनाने के लिए। पेड़ पौधे, नदी, तालाब, जानवर, आदमी, सबको बनाने के लिए ना भगवान ने सिंगल रूल रखा है, यानी सबको जीने का अधिकार है, सबको हंसने का अधिकार है, सबको अपने अकॉर्डिंग चलने, घूमने फिरने, खाने पीने का अधिकार है, यानी सब बराबर है। ऑस्पिशियस ऑनऑस्पिशियस कुछ चीज नहीं होता है। हाँ, अगर कोई चीज अनऑस्पिशियस है तो सब है इस दुनिया में, सबके सब अनऑस्पिशियस हैं। अगर ऑस्पिशियस है, अच्छे हैं, शुभ है, तो सब है। ये भगवान का रूल कहता है। आगे देखो, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू या फिर एज पर अकॉर्डिंग टू दोनों सेम वर्ड है, के अनुसार। एज पर प्लेस एंड टाइम एवरीथिंग हैज अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस फॉर डूइंग समथिंग वेल एंड पॉजिटिव। ये बता रहे हैं कि दुनिया में जो भी चीजें हैं ना, हर चीजों के पास एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस होता है, एक विशेष तरह का महत्व होता है कि वो क्या कर सकती हैं, कुछ अच्छा और कुछ पॉजिटिव कर सकती है। मतलब हर एक चीज कुछ अच्छा और कुछ पॉजिटिव काम भी कर सकती है। ये हर एक चीजों का अपना पर्टिकुलर एक इंपॉर्टेंस होता है, महत्व होता है। मतलब कहने का क्या है, अगर हम कौवे को अनऑस्पिशियस कहते हैं तो हमने कौवे के गुणों को नहीं देखा, क्वालिटी को नहीं देखा, बल्कि हमने कौवे की डिसक्वालिटी को देख लिया है और हम उसी को लेकर के ढोते चले आ रहे हैं। लेकिन वो भी एक अच्छा काम कर सकता है, ये क्वालिटी उसके अंदर है, भगवान ने बना रखा है, सबके अंदर ये चीजें होती हैं। अब देखो दूसरा सेंट्रल आइडिया क्या है, अमांडा का है। अगर आपने इन पोएम्स को नहीं पढ़ा है तो चैनल पे जाकर के एक बार जरूर देख लेना पोएम को, चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। पर एवरी चाइल्ड हैज अ फीलिंग टू बी फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शंस।
हर एक बच्चे के दिमाग में एक फीलिंग होती है ना कि वो हर एक रिस्ट्रिक्शन से, यानी हर एक बाध्यता है जो मनाही है चीजों की, ये मत करो वो मत करो, उससे वो क्या रहे, फ्री रहे। ये फीलिंग हर बच्चे के दिमाग में होती है। ही और सी यानी बच्चे के लिए कहा गया है, वह जो बच्चा होता है ना वांट्स टू डू एज पर ओन विल, यानी वो जो छोटा बच्चा होता है ना हर कुछ करना चाहता है अपनी इच्छा के अनुसार। मतलब मैं जो चाहूं वो कर लूं, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूं, मुझे कोई ना बोले, ये फीलिंग बच्चे के अंदर रहती है। बट पेरेंट्स डू नॉट लेट देम बी फ्री, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं ना वो बच्चों को, यानी देम माने बच्चों को फ्री नहीं रहने देते। मतलब फ्री नहीं रहने देते सेंस क्या है, कुछ भी खाओ पियो लेकिन कुछ भी करो, ये फ्रीडम पेरेंट्स नहीं देते हैं। कह रहा है कि इवन दो, भले ही ना दे डू, देखो यहां पर दे पेरेंट्स के लिए कहा गया है, कह रहा है कि भले जो पेरेंट्स होते हैं ना डू मतलब करते हैं, दिस वन ये सब सारी चीजें मतलब रिस्ट्रिक्शंस को देते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रेन, भलाई के लिए, चिल्ड्रेन के बच्चों की भलाई के लिए ही पेरेंट्स ये काम करते हैं। बट दीज रिस्ट्रिक्शंस आर कंसिडर्ड एज निगेटिव वंस बाय देम, देम यहां बच्चों के लिए कहा गया है ना, समझना थोड़ा सा पढ़ करके इसको। कह रहा है कि लेकिन ये रिस्ट्रिक्शंस जो होती है ना भलाई के लिए माँ बाप करते हैं, लेकिन ये कंसिडर की जाती है बच्चों के द्वारा निगेटिव वन के रूप में, यानी बच्चे इसे निगेटिविटी के साथ ले लेते हैं कि हम पर कंट्रोलिंग की जा रही है, हम पर गलत काम किया जा रहा है, निगेटिव चीज की जा रही है, ये बच्चे ऐसा सोचते हैं। कह रहा है कि सो इसलिए ना दे क्रिएट मोर फैंसीज, इसलिए बच्चे बहुत सारी कल्पनाओं को करते हैं। देखो फैंसीज का मतलब कल्पना होता है, मतलब ड्रीम, स्वप्न देखना। आपने भी सोचा होगा जब मम्मी पापा आपके मारते होंगे या डांटते होंगे तो हम काश में यहाँ भाग जाता, मैं इनके पास नहीं आता, मैं फ्री रहता या रहती, खासकर इस तरह की फैंसीज बच्चे करते हैं। कह रहा है कि इसलिए बच्चे बहुत सारी कल्पनाओं को, ड्रीम को देखते हैं टू फुलफिल देयर विशेष, अपने विशेष को भरने के लिए, फुलफिल करने के लिए बहुत सारी कल्पनाएं बच्चों के दिमाग में आती हैं। फर्दर इन लाइफ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए, चिल्ड्रेन फील दैट, बच्चे महसूस करते हैं कि व्हाट वाज हेल्ड बाय पेरेंट्स, जो चीजें होल्ड की जा रही थी पेरेंट्स के द्वारा, मतलब जो काम पेरेंट्स के द्वारा किया जा रहा था ना, वाज बेनिफिशियल फॉर देम, बच्चों के लिए वो बेनिफिशियल था, यानी लाभदायक था, यानी अच्छा था, पॉजिटिव था। जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, ये जो काम मेरे माँ बाप कर रहे थे मेरे साथ, जिनको मैं रिस्ट्रिक्शन समझ रहा था, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं, वो बेनिफिशियल था, मेरे लिए अच्छा था। ये बाद में बेशक बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन जब वो छोटे रहते हैं तो बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारी फीलिंग फ्री रहने की उनके दिमाग में आती रहती है। The above mentioned thoughts have been showed by रॉबिन क्लीन, ऊपर जो थॉट आपको शो किए जा रहे हैं वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो रॉबिन क्लीन के द्वारा लिखा गया। मतलब ये पोएम रॉबिन क्लीन ने लिखा हुआ है, इसको जरूर लिखना। हमने नीचे लिखा, ऊपर लिखा है, बीच में लिखा, आप इसको ऐड जरूर करोगे। हमारा लिखने का अपना स्टाइल है, आप अपना स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। फायर एंड आइस से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। इन दिस पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स टू थिंग्स, इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने प्रेजेंट किया है दो चीजों को, पहला है डिजायर एंड दूसरा है हैट्रेड, तीव्र इच्छा और घृणा। डिजायर हैज बीन कंपेयर्ड विथ फायर, डिजायर को फायर के साथ कंपेयर किया गया है, एंड हैट्रेड विथ आइस, और बर्फ के साथ हैट्रेड को कंपेयर किया गया है। बोथ हैव बीन कंसिडर्ड एज डेंजरस वंस, कह रहा है दोनों को कंसीडर किया गया है डेंजरस वन की तरह, मतलब दोनों बड़े खतरनाक हैं, ऐसा इसमें कंसीडर किया गया, विचार किया गया है। इन केस ऑफ कंसिडरिंग बोथ डिजायर फायर इज अज्यूम्ड मोर डेंजरस देन आइस हैट्रेड, यहां पर देख लो, यहां फुल स्टॉप मैं अपने मन से लगा देता हूं। कह रहा है कि जब इन केस ऑफ कंसिडरिंग, जब दोनों को कंसीडर किया जाता है ना, डिजायर को फायर को, या ये दोनों एक ही है, या फिर डिजायर फायर को एज्यूम किया जाता है बहुत ज्यादा डेंजरस, मतलब दोनों को जब हम सोचते हैं तो डिजायर अथवा फायर को, दोनों एक चीज है, डिजायर फायर को हम ज्यादा डेंजरस मान लेते हैं देन आइस और हैट्रेड, आइस और हैट्रेड के अलावा, मतलब हैट्रेड से कहीं ज्यादा डेंजरस है कौन, डिजायर।
इट मतलब डिजायर, इट कैन बी फेवर्ड फर्स्ट टू बी मोर हार्मफुल एंड इट कैन डिस्ट्रक्ट मोर थिंग्स इन लाइफ। कह रहा है ना कि जो आपका डिजायर है ना, जो मतलब तीव्र इच्छा है ना, कैन बी फेवर्ड फर्स्ट टू बी मोर हार्मफुल, ज्यादा हार्मफुल, ज्यादा हानिकारक, खतरनाक, भयानक होने के लिए सबसे पहले इसका फेवर किया जा सकता है। मतलब अगर दोनों चीजें खतरनाक है तो हम फेवर सबसे पहले किसका करेंगे? तीव्र इच्छा मतलब डिजायर की करेंगे, फायर की करेंगे। आगे देखो, कह रहा है कि इट कैन डिस्ट्रक्ट मोर थिंग्स इन लाइफ एज सुन, बहुत जल्द ही ये लाइफ की बहुत सारी चीजों को क्या कर सकता है? डिस्ट्रक्ट कर सकता है, विनाश कर सकता है। बिकॉज क्योंकि इट कैनॉट बी कंट्रोल बाय वन, ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता है एक आदमी के द्वारा। कह रहा है कि जो तीव्र इच्छा होती है ना, इसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है, हार्डली कोई इस पर कंट्रोल कर पाता है। इसलिए ये चीजें बहुत खतरनाक है और बहुत कम समय में बहुत ज्यादा चीजों को विनाश कर देती है हमारे लाइफ की। कह रहा है कि आइस हेट्रेड जो है इज आल्सो हार्मफुल बट इट कैन बी कंट्रोल्ड सॉर्ट ऑफ। सॉर्ट ऑफ का मतलब है कुछ हद तक, वहां पे लिखा हुआ है। कह रहा है कि आइस भी कम हार्मफुल नहीं है, ये भी हार्मफुल है, बहुत ज्यादा, बहुत भयानक है, लेकिन एक कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब देखो उसमें लिखा नहीं है, लेकिन आप सोच के देखना कि इसको सेकंड टर्म पे क्यों डेंजरस माना गया है। डेंजरस दोनों है, लेकिन पहले डेंजरस डिजायर है क्योंकि उस पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल का काम है। लेकिन जो जीलस होती है ना, हेट्रेड होती है ना, वो उस पर थोड़ा बहुत कंट्रोल आदमी कर सकता है, अपने दिमाग को बना सकता है। हालांकि है वो भी उतना खतरनाक, लेकिन उससे कुछ हद तक कम है ना। तो ये आपका ये सेंट्रल आइडिया हो गया। अब इसके बाद देख लो द ट्रीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद एक और बच जाएगा। कह रहा है इन दिस पोएम द ट्रीज मिस्टर एड्रिन रिच, है ना, एड्रिन रिच ने इसको लिखा हुआ है। कह रहा है इस पोएम में जो एड्रिन रिच है ना, हैज एक्सपोज्ड मतलब दिखाया है उन्होंने द सेल्फिशनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, स्वार्थ को। सेल्फिशनेस का मतलब क्या होता है? स्वार्थ, है ना। कह रहा है कि इस पोएम में जो एड्रिन रिच है उन्होंने स्वार्थ को बताया है मानव जाति के, यानी मानव का स्वार्थ कितना बड़ा है उसको उन्होंने दिखाया है। और कह रहा है जो स्वार्थ विच इज अ पार्ट ऑफ आवर लग्जरीज, जो स्वार्थ है ना वो हमारे लग्जरीज का एक पार्ट है, जो सुख सुविधाएं हमें मिल रही है ना उसका एक पार्ट है। पार्ट कहां से है? अपनी सुख सुविधाओं के लिए हमने पेड़ों को डिस्ट्रक्ट कर दिया, प्रकृति को इम्बैलेंस कर दिया, बहुत सारी चीजों को खराब कर दिया अपनी फैसिलिटीज के लिए ना। तो यानी एक फैसिलिटीज का एक वो भी पार्ट हो गया जो हमने डिस्ट्रक्ट कर दिया है। यानी प्रकृति का क्षय, प्रकृति का विनाश हमारी खुशियों का, हमारी फैसिलिटीज का एक पार्ट है। हमारा जो स्वार्थ है वो हमारी लग्जरीज का एक पार्ट है। बट इट मे बी मोर हार्मफुल, लेकिन ये बहुत ही भयानक हो सकता है टुवर्ड्स आवर नेचर, हमारी प्रकृति के प्रति, एंड इकोसिस्टम और पर्यावरण व्यवस्था के प्रति। जो पेड़ों की कटाई, जो प्रकृति का हनन हम करते जा रहे हैं ना, वो हमारी प्रकृति के विरुद्ध और हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत भयानक हो सकता है, यानी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। टू कीप आवर नेचर प्रॉपरली, हमारे नेचर को प्रॉपरली रखने के लिए, यानी बड़े अच्छे तरीके से, उचित ढंग से रखने के लिए ना, द ट्रीज आर एसेंशियल, जो ट्रीज है ना एसेंशियल माने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर बीइंग कंज्यूम्ड फॉर ह्यूमन फैसिलिटीज, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात जानते हो क्या है? कि ये जो पेड़ है ना ये कंज्यूम किए जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं, भोग किए जा रहे हैं, यानी इनका क्षय किया जा रहा है। किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए, ह्यूमन बींग्स की फैसिलिटीज के लिए। ये चीज बहुत खतरनाक है हमारे लिए भी। इट इज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेचर टू मेंटेन इटसेल्फ, अपने आप को, यानी नेचर की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि नेचर अपने आप को मेंटेन रखती है, यानी अपने आप को मेंटेन रखना नेचर की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परम कर्तव्य है उसका। अगेंस्ट ह्यूमन माइंड्स, किसके विरुद्ध? मानव के दिमाग के विरुद्ध, अभी समझा दे रहे हैं। एंड इट विल फुलफिल इट्स ब्लैंक्स, और ये जो धरती है ना अपने ब्लैंक को जरूर भरेगी। इस पूरे का मतलब जरा समझ लो। कह रहा है कि ये जो प्रकृति है ना, इस प्रकृति अपने आप को बैलेंस नहीं रखेगी तो इस दुनिया का विनाश हो जाएगा। इसलिए प्रकृति अपने आप को बैलेंस रखने के लिए हमारे माइंड के अगेंस्ट चली जाएगी, यानी इसके विरुद्ध काम करेगी। मतलब क्या है? पेड़ों को काट के, प्रकृति को, गड्ढों को भर करके, नदियों को गंदा कर करके हम अपनी सुख सुविधाओं में लैस होकर के बड़ी बिल्डिंग बना के रह रहे हैं।
अचानक से एक दिन भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, सबको तहस नहस प्रकृति ने कर दिया। यानी जो आपने उसके साथ गलत किया था उसने उसको बराबर कर लिया, मेंटेन कर लिया, उस जगह को आजाद कर लिया। जो जनसंख्या बढ़ी हुई थी फालतू की उसे खत्म कर दिया। इंडोनेशिया में देखा ना 2004 में सुनामी जो आई थी, 2.5 लाख लोग मारे गए थे। तो ये प्रकृति का एडजस्टमेंट है, वो अपने बैलेंस करने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो कह रहा है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रकृति की ना, वो उसे क्या करेगी, वो उस ब्लैंक को, जो ब्लैंक हमने कर दिया है खाली स्थान, जो फ्लॉज क्रिएट कर दिए हमने, उसको जरूर भरेगी। इस बात को याद रखना। कह रहा है कि इन दिस प्रोसेस द ह्यूमन फैसिलिटीज कैन बी डिस्ट्रक्टेड। कह रहा है कि इस प्रोसेस में, मतलब जो प्रोसेस करने वाली है प्रकृति, उस प्रोसेस में जो मानव की क्या है फैसिलिटीज है ना, वो डिस्ट्रक्ट होगी, खतरनाक रूप से विनाश हो जाएगा उसका। यानी जो घर वर हमने बना रखा है कभी भी टूट सकता है, ये प्रकृति जब चाहे। कह रहा है ह्यूमन इज इंटरेस्टेड इन द यूजलेस टास्क। बेकार के काम में आदमी क्या है, इंटरेस्टेड है। बेकार के काम हम दिन भर करते रहते हैं, इंटरेस्टेड है, बट इट कैन नॉट डू, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं समथिंग यूजफुल एज पब्लिशिंग द डिटेरियोरेशन ऑफ इकोसिस्टम और ट्रीज। कह रहा है कुछ यूजफुल काम जैसे पब्लिश कर देना, डिटेरियोरेशन माने क्षय किसका, इकोसिस्टम का और ट्री का, यानी पर्यावरण का विनाश कर रहे हैं हम, ट्रीज को काट रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। इस जैसे अच्छे कार्य को, मतलब इसको पब्लिश करने जैसे अच्छे कार्य को हम ना करके इसको छुपाते हैं और बेकार के काम हमेशा करते रहते हैं। अच्छा, मानव क्यों इसको छुपाता है? क्योंकि मानव अगर पब्लिश किया ना तो सरकार अच्छे तरीके से पाबंदी लगा देगी कि आप पेड़ों को मत काटो, आप प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाओ, किसी भी हरे भरे पेड़ पौधे को या फिर खाली जमीन को, या फिर कचरा ना फैलाओ, नदियों को गंदा ना करो, चिमनी के धुएं ना निकले। तो ऐसे जब नहीं होंगे ना तो मानव की जो संसाधन है, सोर्सेस है ना, रिसोर्सेस है, वो सब खराब हो जाएंगी, इनकी फैसिलिटी में कमी आ जाएगी। इसलिए इतनी अच्छी चीजों को, मतलब जो डिफाइल होती जा रही है, मानव इसको पब्लिश नहीं करता है, जबकि बेकार की चीजों को करता रहता है। अगला है और लास्ट है द टाइगर इन जू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है, मे भी इस बार पूछ ले। कह रहा है कि लैसल नॉरिस इज द पोएट ऑफ दिस सेंसिटिव पोएम। इस सेंसिटिव पोएम के जो पोएट है वो लैसल नॉरिस है। सेंसिटिव क्यों कहा गया? कि इसको पढ़ने के बाद मन बिल्कुल भावुक हो जाता है। आगे कह रहा है कि इन दिस कंटेंट ही हैज कॉन्वेड, कॉन्वे का मतलब बयां करना या बताना, शो करना। इस कंटेंट में उन्होंने कॉन्वे किया हुआ है, बताया हुआ है द मिजरी ऑफ अ पावरफुल वन, एक पावरफुल शक्तिशाली आदमी की मजबूरी जो उसे बहुत ही बुरी तरीके का इंसान बना देती है, मजबूर कर देती है, उस मजबूरी के बारे में इन्होंने शो किया हुआ है, बताया हुआ है। This poem tells us that we are the richest one. ये पोएम हमें बताती है कि हम दुनिया के सबसे धनी इंसान हैं। कब? If we free in our life under the stars. अगर हम फ्री हैं अपनी लाइफ में इस खुले आसमान के नीचे। स्टार का मतलब यहां पर ना स्काई समझ लेना है ना, ये हमने अपने हिसाब से बनाया हुआ है। अगर इस खुले आसमान के नीचे हम फ्री हैं, जहां चाहे जा सकते हैं, जो चाहे खा सकते हैं, जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, जहां चाहे वैसे सो सकते हैं, तो हम दुनिया के रिचेस्ट पर्सन हैं। भले ही, ऑल द माने भले ही वी डोंट हैव मोर थिंग्स, भले ही जीने वाली चीजें हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, एक अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत सारे सुख सुविधाएं हमारे पास नहीं है, फिर भी हम दुनिया के रिचेस्ट पर्सन हैं। अगर हम फ्री हैं, हम जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं तब। लेकिन इसके कंट्रास्ट में इन्होंने क्या कह दिया है, बट वी आर द पुरेस्ट वन, लेकिन हम दुनिया के सबसे गरीब आदमी हैं। व्हेन वी बाउंड एंड कंट्रोल्ड अगेंस्ट आवर विल। कह रहा है कि दुनिया के हम सबसे गरीब इंसान है, सबसे दरिद्र इंसान, सबसे असहाय मजबूर इंसान है। कब? जब हम बाउंड होते हैं और कंट्रोल किए जाते हैं अपनी इच्छाओं के विरुद्ध। हमारी इच्छा कुछ और कर रही है, कंट्रोल करके हमें कुछ और किया करवाया जा रहा है मेरे से। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। और उस सेंस में हम दुनिया के पुरेस्ट वन हैं, मतलब सबसे गरीब आदमी है, सबसे अभागा आदमी है, अगर हम कंट्रोल किए जाते हैं तो। आगे देखो, कह रहा है कि इवन दो वी आर ऑफर्ड ऑल द लग्जरीज, बेशक ही, भले ही, इवन दो माने भले ही, बेशक ही हमें दुनिया की सारी सुख सुविधाएं ऑफर की जा रही हैं, दी जा रही हैं, यानी दुनिया की सब कुछ चीजें हमें मिल रही है ना, और फिर भी हम बाउंड हैं, कंट्रोल किए जा रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के द्वारा, तो हम दुनिया के सबसे गरीब इंसान हैं। इस बात को इसमें बताया गया है ना।
तो देखो अभी 5 सेंट्रल आइडियाज हो गए। आप टेलीग्राम से जाकर के वहां से पीडीएफ ले लेना और जरूर ज्वाइन कर लेना उसको, और इस वीडियो को थोड़ा सा और बच्चों के पास शेयर कर देना जहां तक आप कर सकते हो। इसमें से 110% आने वाला है 10th के एग्जाम में, तो आप इसे जरूर तैयार कर लेना। याद नहीं करना है, पढ़ के समझना है ताकि आप खुद भी बना सको। तो आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।